तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शीतल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपसे मैथ्स पेडागोजी के बारे में। स्पेशली पेडागोजी की समझ कैसे बनानी है और चीजें कहां से पढ़नी है और कंटेंट किस लेवल का पढ़ना है, ये आपको एक बेहतर समझ प्रदान करेगा अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। चीजों को साथ ही साथ नोट करते जाइएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ऑथेंटिक चीजें हैं और ये कोई मजाक नहीं है। ये लगभग देख लीजिए कि ये इन बुक्स का विश्लेषण है इतना पढ़ने के बाद, और ऐसी कोई भी बुक नहीं है जिसे रीड ना किया गया हो। आप देख सकते हैं सारी चीजें और कहीं से भी आप उठा के देख सकते हैं कि इसका एनालिसिस किसी भी चीज से आप इनमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हाईलाइट की गई हैं और उनका निष्कर्ष मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आगे इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और बहरहाल इस चीज पर चर्चा करेंगे कि गणित की समझ कैसे पैदा करनी है अपने अंदर, जिसका आंसर हम बेहतर तरीके से कर पाए। देखिए, होता क्या है कि किसी भी टीचिंग एग्जाम में प्राइमरी लेवल की मैं बात कर रहा हूं, अपर प्राइमरी पर भी थोड़ी बहुत पेडागोजी पूछी जाती है, बट इतना नहीं वेटेज रहता है जितना प्राइमरी में रहता है। किसी भी प्राइमरी टीचिंग एग्जाम में ले ले, टीचर के एग्जाम में ले ले, तो मैथ्स का अलग होता है सेक्शन, हिंदी का अलग होता है, लैंग्वेज का अलग होता है। चाहे आप वो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी लें, उर्दू लें, कुछ भी ले लें, आप संस्कृत ले लें, उनकी पेडागोजी अलग रहती है। पर्यावरण शिक्षा शास्त्र अलग होता है, पर उन सभी से कहीं ज्यादा हट करके कुछ चीजें पूछी जाती हैं। जैसे कभी समाज विज्ञान से पूछ दिया गया, कभी समुदाय से पूछ दिया गया, कभी कला और शिक्षा से पूछ दिया गया, तो वो चीजें कहां से पढ़नी है अपने को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में आपको इन सभी चीजों का जवाब मिलेगा। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप नोट्स के लिए कमेंट ना कीजिएगा कि नोट्स कहां मिलेगा। ये नोट्स के रूप में ये वीडियो बहुत ही सारगर्भित चीजें निकाल के आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, तो आप इसे नोट करते जाइएगा। नोट्स का रोना मत रोइएगा, ठीक है, कड़े शब्दों में अगर कहा जाए तो। कुछ चीजें होती हैं जो फैक्ट्स पर आधारित होती हैं। जैसे कभी कोई परिभाषा पूछ दी गई आपसे, परिभाषा के रूप में पूछ दिए गए कि गणित सर्वोच्च न्यायाधीश होता है और उसके फैसलों पर कोई अपील नहीं होती है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया। तो इसमें तो आपकी कोई तर्क नहीं लगने वाला है। अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है, चीजें आपके नजर के सामने से गुजरी नहीं है, तो आप फिर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते। सिर्फ एक ही अंदाजा लगा सकते हैं, आंख बंद करके ABCD जिसी में आया उसी में आप टिक कर सकते हैं। ये परिभाषा दी गई थी टोबियास डॉन्टजिच के द्वारा, और मेरी नोट्स जो इनकी चीजें निकाल के मैंने रखा है वो सारी चीजें इसमें हैं और 1 बाय 1 मैं चीजें डिस्कस करता जाऊंगा। अब वीडियो को पॉज कर करके लिखते जाइएगा और अंत में बताइएगा कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कितना कॉन्फिडेंस आया। चीजें इसी तरह से आती हैं एग्जाम में या नहीं, तो वो आपको हेल्प करेगा कि आगे वीडियोस कंटिन्यू करने हैं या नहीं। यूलर का नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस है गणित के क्षेत्र में और इन्हें गणित का बादशाह कहा जाता है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा कि गणित का बादशाह कहा जाता है यूलर को। इसके बाद गॉस का नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हें गणित का राजकुमार कहा जाता है। अब जिस प्रकार से आपको पता होगा कि हिंदी में एक परिभाषा दी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उनने कहा था कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कुछ इसी प्रकार की परिभाषा इन्होंने भी दी है, गॉस ने, जो जर्मन गणितज्ञ हैं, ठीक है। गणित का राजकुमार कहा जाता है, ये आपने नोट कर लिया होगा। यदि गणित विज्ञान की रानी है, नोट कीजिएगा, यदि गणित विज्ञान की रानी है तो संख्या सिद्धांत गणित की रानी है। तो नंबर सिस्टम को इन्होंने महत्व दिया। इसके बाद आती है यूक्लिड की, तो यूक्लिड को ज्यामिति का जनक माना जाता है और यूक्लिड का सबसे बड़ा ग्रंथ जो है वो है एलिमेंट्स, जो लगभग 13 भागों में विभाजित है। एलिमेंट्स जो है वो एक्चुअल में उनके ग्रंथ का नाम है, तो ये आप भी नोट कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए कि एलिमेंट्स किसके द्वारा लिखा गया तो यूक्लिड आप प्रेफर करेंगे। इसके बाद पाइथागोरस ग्रीक गणितज्ञ हैं और इन्हें संख्या के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा है संख्या ही विचारों और रूपों का शासक है। नंबर को महत्व दिया, समझिएगा, संख्या ही विचारों और रूपों का शासक है और देवताओं और राक्षसों का कारण है। आइंस्टाइन मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर इन्होंने काम किया, परमाणु बम बनाने के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट चालू किया गया था। रसल की बात करें तो रसल ने नाभिकीय भौतिकी व सापेक्षता पर भी लिखा इन्होंने।
प्रिंसिपिया मैथमेटिका जो बुक है या जो प्रकाशन है वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलॉसफी, आउटलाइन ऑफ फिलॉसफी, मैरिज एंड मॉरलिटी, ये तीनों इनकी बुक है। किनकी बुक है? रसल की। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलॉसफी, आउटलाइन ऑफ फिलॉसफी, मैरिज एंड मॉरलिटी, ये सारी किताबें रसल के द्वारा लिखी गई। आर्यभट्ट को शून्य का परिचय देने के लिए जाना जाता है। और आगे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की। तो ब्रह्मपुत्र ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक 2 ग्रंथ लिखे। आई रिपीट इट, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक, इन्होंने 2 सिद्धांत लिखे, यानी 2 बुक लिखी। अब भास्कराचार्य ने, अब समझिएगा चीजें कैसे बनती हैं। ब्रह्मगुप्त को गणक चक्र चूड़ामणि किसने कहा? तो ब्रह्मगुप्त को भास्कराचार्य ने गणक चक्र चूड़ामणि कहा। देखिए, कभी जवान फिसल जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो उसे आप समझने का प्रयास करिएगा। और अगर आपको भी कहीं पे डाउट लगता है तो चीजें मैच कर लीजिएगा, बट 99.9% श्योर है ये चीजें सही हैं आपके सामने। बोलने में ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखिए, जो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है, मैंने चर्चा की कि ब्रह्म स्फुट सिद्धांत जो है, इसका जब अरबी में अनुवाद किया गया तो इसे बोला गया है अल सिंध हिंद, और जो खंड खाद्यक है उसे कहा गया है अल अरकंद। तो ये चीजें भी आप नोट कर सकते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, ये ब्रह्मगुप्त ने ही हमें बताया। रामानुजन का नाम तो आप जानते होंगे, 32 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। गणित के लगभग 3884 प्रमेयों का संकलन किया इन्होंने। और रामानुजन संख्या अलग अलग प्रकार के 2 संख्याओं के घनों के रूप में निरूपित किया जा सके। जैसे 1729 है, 1729 को आप किस तरह से लिख सकते हैं? 1000 + 729। अब 1000 जो है वो 10 का क्यूब है, 729 जो है वो 9 का क्यूब है। 2 संख्याओं के क्यूबों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो कहलाती है रामानुजन संख्या। तो आपको समझ में आ गया होगा। आई रिपीट इट, 10 क्यूब करेंगे, 10 क्यूब करेंगे, माफ कीजिएगा जवान फिसल रही है। 10 क्यूब करेंगे अगर आप, तो वहां पर मिलेगा आपको 1000। 9 का क्यूब करेंगे 729 मिलेगा, 729 मिलेगा। दोनों को मिलाने पर 1729 जो मिलेगी वो आपकी रामानुजन संख्या है। इसी प्रकार भास्कर प्रथम के बारे में बात करें तो संख्याओं को हिंदू दार्शनिक प्रणाली पद्धति में लिखना प्रारंभ किया, और महाभास्करी एवं लघु भास्करी इनके द्वारा लिखित किताबें। तो ये तो छोटी छोटी चीजें रही। अब गणित के कुछ उद्देश्य भी होते हैं, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, गणित शिक्षण की विधियां हैं। तो विधियां वगैरह तो हम आगे चर्चा करेंगे अगले पार्ट में, अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो। यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण कथन जो DSSB जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जिनने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रखा है उनको 100 नहीं 110% ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये चीजें उसी तरह से कनेक्ट है और वहीं से ली गई हैं। देखिए, गणित की शक्ति अमूर्तता है, लेकिन अमूर्तता तभी उपयोगी है जब यह बड़ी संख्या में विशेष परिस्थितियों को शामिल करता है। विशेष परिस्थितियों मतलब स्पेशल केसेस को शामिल करता है, और ये कहा है एल बर्स ने। गणित की शक्ति अमूर्तता है, लेकिन अमूर्तता तभी उपयोगी है जब यह बड़ी संख्या में स्पेशल केसेस यानी विशेष परिस्थितियों को शामिल करता है। तो ये कहा है ना एल बर्स ने। इसके बाद गणितीय खोज एक किताब का नाम है मैथमेटिकल डिस्कवरी, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो बहुत आम क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, और इसका सही आंसर है जॉर्ज पोलिया। जॉर्ज पोलिया आप नाम सुने होंगे, गणित के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान रहा इनका। मैथमेटिकल डिस्कवरी जॉर्ज पोलिया के द्वारा लिखी गई। इसके बाद शेक्सपियर, नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। संक्षिप्तता ज्ञान की आत्मा है, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये कथन संक्षिप्तता ज्ञान की आत्मा है ऐसा किसने कहा? ये कथन है शेक्सपियर का। फिर C.J. कीसर हैं, स्पेलिंग बोल रहा हूं मैं, KEYSER, इससे आप जिस तरह से भी पढ़ना चाहें। ये वैज्ञानिक का नाम है, या कहें कि जिन्होंने ये कथन दिया, गणितज्ञ वह है जो सटीकता को अपने विचारों में जगह देता है। आई रिपीट इट, गणितज्ञ वह है जो सटीकता को अपने विचारों में जगह देता है। ये कहा है C.J. कीसर ने। इसके बाद N.J. फाइन। देखिए, गणित में समस्या समाधान से लेकर गणित और समस्या का, गणित और साहित्य का, गणित और विज्ञान का,
गणित और पर्यावरण का, गणित और भाषा का, मतलब एक अनोखा कनेक्शन रहा है। गणित और सामाजिक विज्ञान का ले लें, गणित और भूगोल का ले लें, गणित इतिहास का ले लें, ये सारी चीजें पढ़ने में आती हैं। लेकिन वहां से जो निष्कर्ष के रूप में चीजें निकलती हैं उसमें से एक चीज कही गई एन जे फाइन के द्वारा। एन जे फाइन ने क्या कहा, एक समस्या जिसे प्रस्तुत किया गया है वह एक चौकी है। चौकी मतलब पोस्ट को प्रदर्शित करता है, जहां एक साधारण युद्ध के द्वारा अज्ञात को जीतने के पश्चात पहुंचना है। आई रिपीट, एक समस्या जिसे प्रस्तुत किया गया है एक चौकी को प्रदर्शित करता है, जहां एक साधारण युद्ध के द्वारा अज्ञात को जीतने के पश्चात पहुंचना है। अब देखिए यहाँ पे पोस्ट यानी चौकी की बात की गई। पोस्ट क्या है, प्रश्न उत्पन्न करना यानी समस्या उत्पन्न करना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ईश्वर एक सर्वोच्च गणितज्ञ है जिसने क्रमबद्ध और व्यवस्थित ब्रह्मांड की रचना की। जेम्स जीन्स ने यह कथन दिया, ईश्वर एक सर्वोच्च गणितज्ञ है जिसने क्रमबद्ध और व्यवस्थित ब्रह्मांड की रचना की। इसके बाद डेविड व्हीलर, इनका भी नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इन्होंने भी कहा था, ज्यादा गणित जानने की अपेक्षा बेहतर है कि हम यह जानें गणितीकरण कैसे करना है। आई रिपीट इट, ज्यादा गणित जानने की अपेक्षा यह बेहतर है या यह ज्यादा जरूरी है कि हम यह जानें कि गणितीकरण करना कैसे है। मोर यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटाइज देन टू नो अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये एक बात रही। जॉर्ज पोलियर, गणित के विस्तृत एवं संक्षिप्त उद्देश्य के बारे में बात किया इन्होंने। जॉर्ज पोलियर ने वास्तव में बताया कि गणित के दो उद्देश्य हैं, एक विस्तृत होता है और दूसरा संक्षिप्त होता है, जिसे हम संकीर्ण उद्देश्य भी बोल देते हैं। गणितीय क्रिया की बात आती है। गणितीय क्रिया से क्या तात्पर्य है, तो जो स्पष्ट किया गया है यहाँ पे गणितीय क्रिया के बारे में, तो गणितीय क्रिया का तात्पर्य है गणितीय सूत्रों तक पहुंचना। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पजल करते हैं। 4 चीजें दी गई हैं, चारों चीजें आपके हिसाब से सही है और कहीं ना कहीं वो सही भी हैं, पर एक्चुअल में जो इसका शाब्दिक अर्थ है गणितीय क्रिया का, मैथमेटिकल ऑपरेशन का शाब्दिक अर्थ है वो है गणितीय सूत्रों तक पहुंचना। तो ये एक छोटी सी बात हुई। यहाँ पे मैं छोटी छोटी चीजें बोलूंगा और आप नोट करते जाइएगा। लगभग 5, 6, 7 पेज हैं अभी आज के वीडियो के लिए, और वीडियो लगभग 20 से 25 मिनट का भी हो सकता है। तो इसमें बात कही गई है, द बेस ऑफ थिंकिंग इज परसेप्शन, मतलब अवबोधन जो है हमारे सोच का आधार है। फिर परसीविंग थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट फॉर्म्स द बेसिक ऑफ ह्यूमन नॉलेज, ये कहा है जीन पियाजे और बर्नन ने। बर्नन ने और जीन पियाजे ने कुल मिला के क्या कहा है कि अवबोधन, और किसके माध्यम से अवबोधन, कॉन्क्रीट यानी मूर्त वस्तुओं में मैनिपुलेट करें, उनमें जोड़ तोड़ करें, उसके द्वारा जो हम अवबोधन करते हैं वो वास्तव में ह्यूमन नॉलेज का आधार होता है। तो ये बात कही जीन पियाजे ने। बच्चे के सोचने की शुरुआत 2 प्रक्रियाओं के माध्यम से होती है। पहला है अवबोधन जिसे हम बोलते हैं परसेप्शन, और दूसरा है निरूपण जिसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। अब परसेप्शन मीन्स क्या होता है, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष संपर्क में आके। परसेप्शन यानी अवबोधन क्या है, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष संपर्क में आके उसे छूना, उसे देखना, उसे मैनिपुलेट करना, उसमें जोड़ तोड़ करना, वही है परसेप्शन। और दूसरा है रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो आपने समझा है उसकी मानसिक कल्पना करना, वो है आपका रिप्रेजेंटेशन। फिर लैंग्वेज इज कॉल्ड द व्हीकल ऑफ थॉट्स, भाषा को विचारों का वाहक कहा जाता है या वाहन कहा जाता है। फिर जब बच्चा अनुभूत वस्तु को आत्मसात करता है तो वह एडाप्टेशन कहलाता है, ऐसा जीन पियाजे ने कहा। जो अपने बच्चे ने जो अनुभूत किया, जो उसने एक्सपीरियंस किया, जो उसने अनुभव किया, उसको आत्मसात करता है, इंटरलाइज करता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें और कही गई हैं। द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रेशन। अब एकोमोडेशन और एसिमिलेशन, आत्मसात और एकोमोडेशन को हम बोल सकते हैं कि एडजस्ट करना जिसे बोलते हैं, हिंदी में एक्चुअल मीनिंग आई फॉरगॉट कि क्या है उसका। तो एकोमोडेशन और एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन इन दोनों के बीच की, इन दोनों को बैलेंस करना ही क्या कहलाता है, साम्यावस्था, जिसे हम बोल देते हैं इक्विलिब्रेशन।
सेंसरी मोटर की बात करी जीन पियाजे ने, 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई, उन सभी से आप परिचित होंगे। बेशक आपको उनके बारे में बहुत सारी चीजें पता होंगी, लेकिन कुछ तो यहाँ पे खास है जो आपको नहीं पता होगी और इस वीडियो के माध्यम से पता चलेंगी। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। कई उपनामों से जाना जाता है सेंसरी मोटर स्टेज को। जन्म से यानी 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसे प्री वर्बल स्टेज बोला जाता है और प्री सिंबॉलिक स्टेज कहा जाता है। अगर आपको बेसिक समझ है तो ये आप अंदाजा लगा ही लेंगे कि प्री वर्बल और प्री सिंबॉलिक स्टेज किसे कहा जाएगा। एक पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपसे थंब सकिंग मतलब अंगूठा चूसना क्या है। बच्चा अंगूठा चूसना ये सेंसरी मोटर में ही प्रदर्शित करता है, अंगूठे को मुंह में डाल देता है, उसे शक करता है। तो यहां पे एक चीज स्पष्ट रूप से आप लोग ध्यान दे लेंगे कि जो थंब सकिंग है वो एक हैबिट है, वो कोई रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। तो थंब सकिंग इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज अ हैबिट। फिर इसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज। मैं छोटी छोटी चीजें चर्चा करूंगा जो मैथ से संबंधित है और कुछ कॉन्सेप्चुअल भी है। प्री ऑपरेशनल स्टेज आप इसे हम बोल देते हैं, प्री स्कूल एज भी बोल देते हैं और प्री गैंग एज भी बोल देते हैं। तो कई सारे नामों से जाना जाता है, बट उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। स्टेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन और सिंबोलिज्म आप इसे नोट करते जाइएगा और इंग्लिश में ही याद रखिएगा तो बेहतर है, क्योंकि आप हिंदी वाले सेक्शन में जाएंगे तो बहुत ज्यादा पजल हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे कोई भी शब्द आपको समझ ही नहीं आता। एकदम साहित्यिक होता है, समझ से परे होता है और उसके लिए बहुत अच्छे लेवल की, बहुत ऊपर लेवल की तैयारी करनी होती है, जो आमतौर पर हम और आप नहीं करते हैं। तो स्टेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन और सिंबोलिज्म। फिर सिंबॉलिक गेम इसी में होते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कह देते हैं। लैंग्वेज इज सिंबॉलिक फंक्शन। लैंग्वेज जो है एक सिंबॉलिक फंक्शन है। इन्वेंशन ऑफ फिक्शन। डेफर्ड इमिटेशन आपको कभी कभी बोला जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज में है, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। डेफर्ड इमिटेशन जो विलंबित अनुकरण की अवस्था है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, यानी सेकेंड स्टेज। लेट्स प्रिटेंड गेम जो सिंबॉलिक नेचर का होता है। लेट्स प्रिटेंड गेम। लेट्स प्रिटेंड को आप इन्वर्टेड कॉमा कर सकते हैं, ये गेम का नाम है और वो सिंबॉलिक नेचर का होता है, सिंबॉलिक इन नेचर। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बात करें, ये 7 से 11 वर्ष की होती है। सेकेंड स्टेज जो होती है वो 2 से 6 वर्ष के लगभग चलती है। 2 से 6 या कभी कभी आपको 2 से 7 मिल सकता है देखने को, पर आप बेहतर प्रेफर करेंगे जो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। बिगिनिंग ऑफ लॉजिकल मैथमेटिकल थॉट्स। यहाँ पे जो थर्ड अवस्था है वहां पे आपको जो लॉजिकल यानी तार्किक और गणितीय विचार जो है उनकी शुरुआत हो जाती है। और स्पेशली अगर आपसे पूछा जाए कि गणित से संबंधित जो सबसे क्रूशियल स्टेज है, मैथ से संबंधित, तो आपकी थर्ड स्टेज यानी 7 से 11, जिसे हम स्कूल एज भी बोल सकते हैं या एलिमेंट्री स्कूल एज भी बोल सकते हैं। फिर ऑपरेशंस यानी संक्रियाएं करना। ऑपरेशन का मतलब वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है, यहाँ पे संक्रियाओं का मतलब है और हम मैथ्स पेडागोजी पे चर्चा कर रहे हैं। तो संक्रियाएं करना बच्चा सीख जाता है। इसके बाद ग्रुपिंग एंड कंजर्वेशन, CCS आपने नाम सुना होगा। कंजर्वेशन है, ग्रुपिंग है और चीजों को ऑर्डर में अरेंज करना, ये सारी चीजें बच्चा सीख जाता है इस स्टेज में। फिर इसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें इम्प्लीकेशन, चीजों को कैसे लागू करना है। अमूर्त चीजें यानी जो चीजें उसके सामने नहीं है उनके बारे में भी कल्पना करना बच्चा स्टार्ट कर देता है। डिसजंक्शन, इसके बाद एक्सक्लूजन जिसे हम अपवर्तन शायद बोल देते हैं, आई एम नॉट श्योर। इसके बाद रेसिप्रोकल इम्प्लीकेशन, ये सारी चीजें बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में सीख। गणितीय अवधारणाओं का विकास, एक हेडिंग डाल लीजिएगा, गणितीय अवधारणाओं का विकास। और उसमें बोला गया है कि प्राइमरी क्लास की गणित का जो मूल समूह है वो 3 चीजें हैं। नंबर एंड नंबर ऑन ऑपरेशन ऑन नंबर, मतलब संख्याएं और संख्याओं पर संक्रियाएं, शुद्ध हिंदी में कहें तो। दूसरा है स्पेशियल थिंकिंग, मतलब स्थानिक समझ। और तीसरा है मेजरमेंट, मतलब मापन। तो तीनों चीजें आप ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी क्लास में गणित की मूल समझ या गणित की समझ का, ये गणित का बेस जो है वो 3 मूल समूह पर डिपेंड करता है।
तीन चीजों पर डिपेंड करता है, समूह एक ही है, ठीक है। वो है संख्याएं और संख्याओं पर संक्रियाएं, दूसरा है स्थानिक समझ, और तीसरी चीज है मापन। इसके बाद काउंटिंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंट्रोड्यूसिंग नंबर कॉन्सेप्ट। नंबर कॉन्सेप्ट यानी संख्या सिद्धांत या संख्या संकल्पना को समझाने के लिए काउंटिंग यानी गणना करना एक फर्स्ट स्टेप के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। फिर प्री नंबर कॉन्सेप्ट शुड डेवलप बिफोर 7 ईयर। जो प्री नंबर पूर्व संख्यात्मक अवधारणाएं हैं बच्चों में 7 वर्ष के पूर्व डेवलप हो जानी चाहिए, ऐसा माना गया है। मैचिंग मिलान करना, तो मैचिंग लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। एक से एक करस्पॉन्डेंस का शाब्दिक अर्थ है संगत, बोल देते हैं इसको। मैचिंग लीड्स टू अंडरस्टैंड टू कॉन्सेप्ट ऑफ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। एक से एक संगत जो की समझ है वो आपका मैचिंग, मतलब बच्चा एक चीजों से दूसरी चीज को मैच करता है, उसमें क्या समानताएं हैं, ये सारी चीजें। तो ये आपको सिर्फ नोट कर रहे हैं, ये आपको एग्जाम में पता चलेंगे कि इनकी वैल्यू और इनका वेटेज कितना ज्यादा रहता है। अभी आपको हो सकता है कि चीजें बकवास भी लग सकती हैं, बट जो सीरियस होगा उसे नहीं लगेंगी। छोटे बच्चे रंगों के आधार पर वस्तुओं को सॉर्ट करना यानी छांटना जानते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चे किस आधार पर वस्तुओं को छांटते हैं, रंगों के आधार पर और उनके आकृति के आधार पर, ये सारी चीजें हो सकती हैं, उनकी बनावट के आधार पर, स्थानिक प्रकृति के आधार पर। तो ये सारी चीजें नहीं है। बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं प्राइमरी स्कूल एज के, तो वो शुरुआती दौर पर चीजों को रंग के हिसाब से, जो ब्लैक कलर की चीजें एक साथ रख देंगे, जो ब्लू कलर की चीजें एक साथ रख देंगे, जो ग्रीन कलर है एक साथ रख देंगे, रेड एक साथ रख देंगे, तो इस तरह से चीजें बनती हैं। अब यहाँ पे बात आती है सुबिटाइजिंग। सुबिटाइजिंग क्या है? इंस्टेंट रिकॉग्निशन ऑफ नंबर पैटर्न विदाउट काउंटिंग। बिना गणना किए किसी भी संख्या के पैटर्न को आप समझ जाए, प्रतिरूप को समझ जाए, वही है सुबिटाइजिंग। आई रिपीट, सुबिटाइजिंग इज इंस्टेंट रिकॉग्निशन ऑफ अ नंबर पैटर्न विदाउट काउंटिंग। ये आप लिख सकते हैं और लिखने के बाद आपको समझ आ ही जाएंगी चीजें। क्रमबद्धता क्रमांक से संबंधित है और जो गणनात्मकता है वो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स से संबंधित है। संख्या 1 से 9 तक का ज्ञान 2 से 3 वर्ष की आयु तक बच्चों को हो जाता है, पर यह संख्यात्मक क्षमता के रूप में नहीं होता है, बल्कि भाषा विकास के दौरान शब्दों के रूप में होता है। तो ये चीज भी आप लिख लीजिएगा कि संख्या 1 से 9 तक का ज्ञान जो होता है वो शुरू के 2 या 3 वर्ष तक हो जाता है, मतलब 2 वर्ष से 3 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है। बट ये संख्यात्मक क्षमता के रूप में बच्चे 1 से 9 तक की संख्या नहीं पहचानते। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ साथ शब्दों के रूप में होता है, जैसे 1, 2, 3, 4। बच्चा उसका महत्व थोड़ी समझता है कि वो एक क्या है, वो संख्या है, क्या है, कैसा है, वो बस बोलना जानता है। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज लिखी गई है, कही गई है, व्हेन द चाइल्ड एक्वायर्स दिस सेंस ऑफ इनवेरियंस, यानी बच्चे को जब अचरता का बोध हो जाता है तो कहा जा सकता है कि उसने कंजर्वेशन यानी संरक्षण की समझ प्राप्त कर ली। बच्चे को जब अचरता का बोध हो जाता है, अचर राशि वो होती है जिनका मान स्थायी होता है, जिनका मान यहाँ वहां नहीं होता, जैसे 2, 3, 4, 5, 2 का मतलब 2 ही होता है, मैथ में 3 थोड़े हो सकता है। तो बच्चे को जब इस चीज का बोध हो जाता है तो हम ये समझते हैं बच्चे में संरक्षण की समझ उत्पन्न हो गई है, और ये लगभग 6 साल के आसपास हो जाती है। लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, द्रव्यमान संरक्षण और ये सारी चीजें मूर्त संक्रियात्मक काल यानी 7 से 11 वर्ष के उम्र में आती हैं। तो आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और पूछा ही जाएगा लगभग। ठीक है। संख्या की अवधारणा वस्तुओं के व्यवस्थीकरण यानी मैनिपुलेशन के माध्यम से सीखा जाता है। मतलब नंबर कॉन्सेप्ट जो है चीजों में जोड़ तोड़ करना, जैसे 2-3 मार्कर आपके पास रख दिए जाए, 2-3 पेन रख दी जाए, उन्हें उठाएंगे, ढक्कन अलग कर देंगे, ढक्कन इकट्ठे गिन के रखेंगे, जो ब्लैक कलर के उन्हें अलग कर देंगे। तो चीजों में मैनिपुलेट करना, उनमें जोड़ तोड़ करना, काट छाट करना, इनके माध्यम से क्या होता है कि बच्चे नंबर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ऑपरेशंस की समझ 9 से 11 वर्ष की आयु में होती है, तो ये आपने समझ लिया। पियाजे कहते हैं संरक्षण एवं रूपांतरण पर मापन की प्रक्रिया निर्भर है। तो ये भी एक स्टेटमेंट है और इसे आप लिख लीजिएगा। 3 से 5 ईयर के एज में ओपन एंड क्लोज आकृति में बच्चा अंतर कर सकता है। तो आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वर्गीकरण के लिए किस प्री नंबर कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? किस पूर्व संख्या अवधारणा का यूज किया जाता है वर्गीकरण के लिए?
आपके सामने ऑप्शन रख दिए जाएंगे, तो आपको अगर इसकी बेसिक समझ नहीं होगी तो आपके लिए तो चारों ऑप्शन एक जैसे हैं। तो इसका जो सही आंसर है मैच एंड सॉर्ट करना, मतलब मैच करना मतलब मिलान करना, और सॉर्ट करना मतलब छांटना। ये वर्गीकरण के लिए प्री नंबर कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं। गणितीय अवधारणा के लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, न कि बुक्स। गणितीय अवधारणा के लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, भाषा महत्वपूर्ण है गणितीय अवधारणा को समझने के लिए, न कि बुक्स। ये स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए दोनों चीजें हैं। डू यानी करो, टॉक यानी बात करो, एंड रिकॉर्ड करो। ये जेम्स एंड ब्रूनर ने एक बात कही है, डू टॉक एंड रिकॉर्ड। डू टॉक एंड रिकॉर्ड। डू मतलब करना, करो, टॉक मतलब बात करो, एंड रिकॉर्ड मतलब अभिलेखन करो कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जेम्स एंड ब्रूनर ने बात कही है। टेक्निक एंड प्रोसेस आर इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स, मतलब गणितीय समस्याओं के समाधान के लिए टेक्निक और प्रोसेस महत्वपूर्ण है। गणित के बारे में पूर्व नकारात्मक अनुभव कुछ से विद्यालय का अप्रिय वातावरण, और ये आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही गोलू मोलू से क्वेश्चन है, और लगभग जो सबसे बन ही जाते हैं अप्रॉक्स। विद्यालय का अप्रिय वातावरण, सकारात्मक आदर्श की कमी, जातीय या लिंग रूढ़िबद्ध धारणा, गणितीय समस्याओं को सजा के रूप में इस्तेमाल करना, निर्धारित समय में परीक्षा देने का दबाव, तैयारी की कमी, दूसरों के सामने अपने आप को मूर्ख महसूस करना, और ये सभी गणित के बारे में पूर्व नकारात्मक अनुभव है। एक चीज आती है ओरिगामी। ओरिगामी का नाम आपने सुना है? ऑफ कोर्स नहीं सुना होगा। 10 ग्राम का नाम आपने सुना है? और टेलीग्राम वगैरह सुना है। 10 ग्राम क्या हो गया? कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक तरीका है। 10 ग्राम एक तरीका है जिसको यूज करके 2D आकृतियां बनाई जाती हैं, कागज के माध्यम से 2D। ओरिगामी है पेपर को मोड़ करके 2D और 3D वस्तु बनाने का तरीका है। और ओरिगामी को स्पेशली ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें 2D एंड 3D दोनों शामिल है। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, जिसमें लंबाई और चौड़ाई रहती है। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई रहती है, जैसे घन, घनाभ, बेलन इत्यादि की चर्चा हम गणित में करते हैं। गणित शिक्षा की अवधारणा 2 मुख्य बातों पर निर्भर है। वो दोनों बातें कौन सी हैं? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीएफ कह रहा है। सभी विद्यार्थी गणित सीख सकते हैं। रिकॉर्ड कीजिएगा, कह रहा हूं, नोट कीजिएगा। सभी विद्यार्थी गणित सीख सकते हैं और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की आवश्यकता है, ऐसा एनसीएफ 2005 ने कहा है। नेचर ऑफ मैथ्स की बात करें तो मैथ टीचिंग और अधिगम विधि को प्रभावित करता है। नेचर ऑफ मैथ्स, जो गणित की प्रकृति है, वो मैथ टीचिंग यानी गणित शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करता है। फिर नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति क्या है? तो गणित की प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं और बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी जो नई नहीं होंगी। मैथ इज लॉजिकल, मैथ मतलब गणित जो है तार्किक है। सिंबॉलिक मतलब सांकेतिक है। इसके बाद बात करें सटीक, गणित सटीक है। इसके बाद स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, गणित क्या है? सूत्रों का यानी संरचना का कहते हैं, यहाँ पे सूत्र कहना उचित नहीं होगा, संरचनाओं का अध्ययन है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एम्स एट अब्स्ट्रैक्शन, अमूर्तता को लक्ष्य करता है। गणित जो है अमूर्तता की ओर लक्ष्य करता है, लक्षित करता है। सटीकता गणित की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो सुस्पष्टता और परिशुद्धता से संबंध रखती है। जो सुस्पष्टता और परिशुद्धता से संबंध रखती है। आई थिंक मेरे बोलने की स्पीड ज्यादा है तो उन चीजों को मैनेज कीजिएगा आप थोड़ी थोड़ी सी, और चीजों को रिवाइज करके देख सकते हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत सारी हैं जो आपको हेल्प करेंगी, और ये अभी हेल्प नहीं करेंगी। अभी तो हो सकता है मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बकवास लग रहा हो, क्योंकि होता क्या है कि जॉब में सबको ये आना चाहता है पर मेहनत कम ही लोग करना चाहते हैं, और उसी का नतीजा है कि चीजें बोरिंग लगने लगती हैं। जब चीजें नई होती हैं, पहली बार हमारे सामने से गुजरती हैं, तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है, अगर आप पहली बार किसी रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको अजूबा लगेगा ही। 3 बार 4 बार उस रास्ते से गुजरिए ना और फिर बोलिए। जैसे आपके घर से और आपके विद्यालय जाने का जो रास्ता है वो आपको पहली बार में जब गए होंगे तो बहुत दूर लगा होगा, ये पहली बार नया लगा होगा। जब बार बार आने जाने लगते हैं तो लगता है यही तो है, यही तो है, यहीं से तो आते जाते हैं। तो चीजें उसी प्रकार से कनेक्ट होती हैं कि अगर आप
बार बार चीजों को रिपीट करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपसे चीजें अछूती रह जाएं, आप उनके बारे में ना जाने या वो आपके बारे में ना जाने, दोनों एक दूसरे के बारे में जानने लगते हो आप लोग, बिल्कुल एकदम फ्रेंडशिप जैसा माहौल हो जाता है। तो सटीक गणित की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह सुस्पष्टता और परिशुद्धता से संबंध रखती है। अगर यही चीज ब्लैंक करके दी जाए, सुस्पष्टता और परिशुद्धता, इसी प्रकार से 4 ऑप्शन बना के दे दिए जाएं, वो चारों सिमिलर लगेंगे, पर चीजें कहाँ की मानी जाएंगी? जो ऑथेंटिक और जो सोर्स कहते हैं, जो ऑथेंटिक सोर्स कहते हैं, और जिन पर जो एनसीईआरटी कहती है, जिन पर बोर्ड डिपेंड रहता है कि उसी के मतलब उसी का प्रूफ देने के बाद बोर्ड आंसर चेंज करता है अगर आंसर की गलत आती है तो। गणितीय विचार की विशेषता निष्कर्ष में निश्चितता, शुद्धता, अवधारणाओं के लक्षणों के कारण है जो सटीकता, पूर्णता और पैनापन से संबंध रखती है, ऐसा कहा है C.J. कीसर ने। स्ट्रक्चर मीन्स, अब देखिए यहाँ पे संरचना का तात्पर्य क्या है? संरचना का तात्पर्य है क्रमबद्धता, संगठन, विन्यास, रूप या तंत्र या निकाय। अब क्रमबद्धता को आप अरेंजमेंट कह सकते हैं, संगठन को आप कंपोजिशन कह सकते हैं, विन्यास को आप कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं, रूप को आप फॉर्म कह सकते हैं, फॉर्म, तंत्र को आप ऑर्डर या सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। फिर द स्ट्रेंथ ऑफ मैथमेटिक्स इज अब्स्ट्रैक्शन बट द अब्स्ट्रैक्शन इज यूजफुल ओनली इट कवर्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेशल केस। ये परिभाषा आपको याद होगी तो मैंने शुरू में भी बताई थी, और ये कही थी यल वर्ष ने कि अमूर्तता, गणित की जो शक्ति है वो अमूर्तता है, और वो अमूर्तता तभी उपयोगी है जब यह अपने अंदर बहुत सारे विशेष परिस्थितियों को शामिल करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैथमेटिक्स इज अब्स्ट्रैक्शन बट द अब्स्ट्रैक्शन इज यूजफुल ओनली इट कवर्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेशल केस। तो आज की बात यहीं पे खत्म करेंगे। चीजें कैसी लगी और आप नोट्स बना के बताइएगा कि कितने पेज में आपके नोट्स बने, और अगर आपने प्रीवियस पेपर देखा होगा तो कुछ ऐसी चीजें ही आपको देखने को मिलती हैं कि क्या कैसा है और क्या कैसा नहीं है। थैंक यू सो मच। अगर आपने एंजॉय किया और आपको बोरियत महसूस हुई, अगर आपको बोरियत महसूस हुई और आपने फिर भी स्ट्रगल किया और आपने यहां तक देखा, तो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सीरियस हैं, लगे रहिए बिल्कुल। अगला वीडियो आपके कमेंट पर डिपेंड करेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।